कहानी की शुरुआत होती है रूस की सबसे बदनाम और खूंखार जेलों के उस नर्क से आजाद होने के बाद। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट का वह बेताज बादशाह यूरी बोयका अब एक आजाद इंसान की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन सलाखे पीछे छूट जाने का मतलब ये नहीं था कि बोयका का अंदाज बदल चुका था। उसका मजहब, उसका जुनून और उसकी सांसें आज भी सिर्फ एक चीज के लिए चलती थी, फाइटिंग। वह अब यूक्रेन के छिपकर चलने वाले अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब में लड़ रहा था। भले ही वो एक टूटे हुए घुटने के दर्दनाक दौर से गुजर रहा था, लेकिन आज उसकी रफ्तार किसी भूखे चीते से भी तेज थी और उसकी स्पिनिंग किक में इतनी भयानक ताकत थी कि सामने खड़े फाइटर की रूह कांप जाए। बोयका का एक अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा सपना था, एक बड़े ऑफिशियल यूरोपियन चैंपियनशिप टूर्नामेंट में हिस्सा लेना, ताकि वह दुनिया के सामने लीगल तरीके से खुद को साबित कर सके कि वह सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि इस धरती का सबसे मुकम्मल लड़ाका है। उसके मैनेजर किरिल ने आखिरकार दिन रात एक करके बोयका के लिए उस बड़े टूर्नामेंट का एक क्वालिफाइंग मैच अरेंज करवा दिया था। उस शाम फाइटिंग क्लब की रिंग को चमचमाती लाइट से नहला दिया गया था। दर्शकों का जुनून पागलों की तरह चिल्ला रहा था। बोयका के सामने रिंग में खड़ा था विक्टर नाम का एक बेहद मजबूत और फुर्तीला फाइटर। विक्टर कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, उसके मुक्कों में गजब की फुर्ती थी। जैसे ही घंटी बजी, दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर टूट पड़े। शुरुआत में विक्टर ने बोयका को कड़ी टक्कर दी और कुछ जोरदार जेब्स बोयका के चेहरे पर जड़े, लेकिन बोयका तो आग का गोला था। उसने तुरंत गेम का रुख बदला, अपने शरीर को हवा में उछाला और एक ऐसी अविश्वसनीय विनाशकारी फ्लाइंग किक विक्टर के सिर पर मारी कि विक्टर के मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वह सीधे फर्श पर गिर गया। रेफरी ने तुरंत फाइट रोक दी और यूरी बोयका को विजेता घोषित कर दिया। बोयका बेहद खुश था क्योंकि इस जीत के साथ ही उसका बड़े यूरोपियन टूर्नामेंट में जाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो चुका था। वह अपनी खोई हुई सल्तनत को वापस पाने के बेहद करीब था, लेकिन किस्मत को बोयका की जिंदगी का एक नया और दर्दनाक चैप्टर लिखना था। जैसे ही बोयका चेंजिंग रूम में पहुंचकर अपनी पट्टियां खोल रहा था, उसका मैनेजर किरिल भागता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने बोयका को एक ऐसी खबर दी जिसने बोयका के पैरों तले से जमीन खिसका दी। किरिल ने कांपती आवाज में कहा कि रिंग में लगी उस गहरी चोट की वजह से विक्टर की अस्पताल में मौत हो चुकी है। यह सुनते ही बोयका के हाथ ठंडे पड़ गए। वह एक क्रूर फाइटर जरूर था, उसने जेल में कई लोगों की हड्डियां तोड़ी थी, लेकिन वह कोई बेगुनाह का कातिल नहीं था। उसने हमेशा फाइटिंग को एक पवित्र कला माना था, न कि किसी की जान लेने का जरिया। विक्टर की मौत के इस भयानक सच ने बोयका के भीतर के अजय योद्धा को अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। उसके सीने में एक ऐसी भारी बोझ आ गया जिससे वह सह नहीं पा रहा था। अपने इस गुनाह के एहसास में डूबा हुआ बोयका रात के अंधेरे में एक चर्च में जाता है। वह भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने पापों की माफी मांगता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। वह वापस उस जगह जाता है जहां विक्टर का सामान रखा था। जब वह विक्टर के बैग की तलाशी लेता है तो उसे कुछ ऐसी चीज मिलती है जो उसकी आंखें खोल देती है। बैग के अंदर एक औरत की तस्वीर थी जिसका नाम था एल्मा, जो विक्टर की पत्नी थी। साथ ही कुछ खत मिले जिसने बोयका को एक बेहद कड़वा और भावुक सच पता चला। विक्टर कोई शौक के लिए उस खूनी रिंग में नहीं उतरा था, वह सिर्फ अपनी पत्नी अल्मा को रूस की एक बेहद क्रूर और ताकतवर माफिया के चुंगल से बचाने के लिए पैसों की खातिर अपनी जान दांव पर लगा रहा था। विक्टर ने उस माफिया से भारी कर्ज लिया था जिसे चुकाने के लिए उसके पास रिंग में मरने या मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये सब जानने के बाद बोयका के दिमाग में एक बात साफ हो गई, वह अपने इस पाप को लेकर पूरी जिंदगी नहीं जी सकता था। उसने तय किया कि वह इस बड़े टूर्नामेंट के सपने को, जिसके लिए अपने पूरी जिंदगी लगा दी थी, यहीं छोड़ देगा। उसने किरिल की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, एक नकली पासपोर्ट बनवाया और सीधे रूस के उस सबसे खतरनाक और बदनाम शहर की तरफ निकल पड़ा जहां एल्मा रहती थी। किरिल ने उसे बार बार रोका कि रूस जाना उसके लिए मौत के कुएं में कूदने जैसा है, क्योंकि बोयका वहां की पुलिस के लिए आज भी एक भागा हुआ मुजरिम है। लेकिन बोयका पर इस वक्त सिर्फ एक ही धुन सवार थी, एल्मा को उस नर्क से बाहर निकालना, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। रूस पहुंचते ही बोयका उस इलाके में जाता है जो पूरी तरह से जुराब नाम के एक खूंखार रशियन माफिया के कब्जे में था। जुराब उस शहर का सबसे बड़ा आका था।
जो ड्रग, इंसानों की तस्करी और अवैध फाइटिंग क्लब चलाता था। एल्मा उसी के एक बड़े डांस क्लब में जबरन काम करने पर मजबूर थी, क्योंकि विक्टर की मौत के बाद जुराब ने एल्मा को अपनी बपोती समझ लिया था और उसका कर्ज एल्मा के सिर मढ़ दिया था। बोयका उस क्लब के एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ जाता है और एल्मा को देखता है। उसके चेहरे पर बेबसी और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। जब क्लब बंद होने का समय आता है तो बोयका एल्मा का पीछा करता है और एक सुनसान सड़क पर उसे रोकता है। बोयका बेहद भारी मन से एल्मा के सामने खड़ा होता है और उसकी आंखों में देखते हुए सच उगल देता है। वह कहता है, मैं यूरी बोयका हूँ और तुम्हारी रिंग में विक्टर से फाइट हुई थी। मेरी वजह से विक्टर अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही एल्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है और वह खौफ और नफरत से चिल्लाती है। वह बोयका को एक हत्यारा कहती है और उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। बोयका चुपचाप उसकी नफरत को सहता है, क्योंकि वह जानता था कि एल्मा का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले ही दिन बोयका सीधे जुराब के सबसे सुरक्षित गढ़ यानी उसके वीआईपी केबिन में बिना किसी इजाजत के घुस जाता है। जुराब सोफे पर बैठा था और जैसे ही उसने एक अजनबी को अंदर आते देखा, उसने अपने 3 सबसे तगड़े और हथियारबंद बॉडीगार्ड को बोयका पर हमला करने का इशारा किया। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनका सामना साक्षात काल से हुआ है। जैसे ही पहला गार्ड आगे बढ़ा, बोयका ने उसकी कलाई को पकड़कर एक झटके में मरोड़ दिया। दूसरे गार्ड ने पंच मारना चाहा तो बोयका ने झुककर उसके पेट में एक ऐसा तगड़ा हुक मारा कि वह फर्श पर लेट गया। तीसरे गार्ड को बोयका ने उठाकर सीधे कैबिन के कांच के टेबल पर दे मारा। महज कुछ सेकंड के भीतर जुराब के 3 सबसे खुखार गुर्गे खून से लथपथ फर्श पर पड़े तड़प रहे थे। जुराब अपनी आंखें के सामने यह अमानवीय ताकत देकर सोफे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खौफ और हैरानी का मिला जुला भाव था। वह समझ गया कि यह कोई आम गुंडा नहीं है। उसने बोयका की तरफ देखा और कहा, तो तुम हो यूरी बोयका, चोर्निकोव्स के लेजेंडरी फाइटर। बोयका बिना डरे जुराब की आंखों में आंखें डालता है और अपनी शर्तों का पत्ता फेंकता है। बोयका कहता है, मैं विक्टर का सारा कर्ज चुकाने आया हूँ। बोलो, एल्मा को छोड़ने की क्या कीमत लोगी? शातिर जुराब मुस्कुराता है और बोयका के सामने एक ऐसी शर्त रखता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। जुराब कहता है कि अगर बोयका को एल्मा की आजादी चाहिए तो उसे जुराब के अंडरग्राउंड क्लब की रिंग में उतरना होगा और बैक टू बैक 3 सबसे खतरनाक फाइट जीतनी होंगी। बोयका बिना एक पल सोचे इस मौत के सौदे को मंजूर कर लेता है। पहली रात रिंग को रोशनी से नहला दिया जाता है। बोयका का सामना 2 सगे भाइयों से होता है जो एक साथ रिंग में उतरते हैं। यह एक 2-on-1 मैच था। दोनों फाइटर्स बोयका पर दोनों तरफ से टूट पड़ते हैं। बोयका की पीठ पर कई वार होते हैं, लेकिन जैसे ही किंग का गुस्सा जागता है, वह हवा में उछलकर एक भाई के चेस्ट पर दोनों पैरों से किक मारता है और दूसरे की गर्दन को अपने हाथों से मरोड़कर रिंग के बाहर फेंक देता है। बोयका पहली फाइट जीत जाता है, लेकिन जुराब के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। दूसरी रात जुराब बोयका को खत्म करने के लिए रूस के सबसे क्रूर और भारी भरकम सुमो स्टाइल फाइटर को रिंग में उतारता है, जिसका वजन बोयका से 2 गुना था। फाइट शुरू होते ही वह भारी फाइटर बोयका को दीवार से दे मारता है, जिससे बोयका की पसलियों में गहरी चोट आती है। वह बोयका को उठाकर पटकने ही वाला होता है, तभी बोयका रस्सियों के सहारा लेकर हवा में 360 डिग्री घूमता है और एक के बाद एक 5 विनाशकारी एल्बो सीधे उसके चेहरे पर जड़ देता है। वह भारी भरकम फाइटर खून की उल्टी करते हुए रिंग के बीचों बीच बेहोश हो जाता है। बोयका दूसरी जंग भी जीत चुका था, लेकिन उसका शरीर अब अंदर से टूट रहा था, पसलियों से खून बह रहा था। पर एल्मा, जो ऊपर गैलरी से ये सब देख रही थी, उसके दिल में अब बोयका के लिए नफरत की जगह एक अनकहा सम्मान पैदा होने लगता है। उसे समझ आ गया था कि यह शख्स उसकी आजादी के लिए साक्षात मौत से लड़ रहा है, लेकिन असली हैवान यानी जुराब का सबसे खतरनाक जल्लाद अभी भी तीसरी फाइट के लिए बाहर खड़ा बोयका की मौत का इंतजार कर रहा था। क्या बोयका इस आखिरी जंग में जीत पाएगा? तीसरी और आखिरी रात की फाइट से ठीक पहले जुराब ने अपनी गद्दी की सारी हदें पार कर दी। वह जानता था कि बोयका घायल होने के बावजूद रुकने वाला नहीं है, इसलिए उसने रूस की एक सबसे सख्त मिलिट्री जेल से एक ऐसे कैदी को पैरोल पर बाहर निकाला जो एक साइकोपैथ जल्लाद था, इगोर काजमीर। इगोर को सिर्फ इंसानों को बेरहमी से तड़पाने और उसकी हड्डियां चबाने के लिए ट्रेन किया गया था।
वह स्टेरॉइड के हैवी नशे में चूर था और उसकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। जब इगोर रिंग में उतरा तो उसकी खूंखार बॉडी को देखकर ही कमजोर दिल वाले के पसीने छूट जाए। दूसरी तरफ बोयका लंगड़ाते हुए अपनी पसलियों को एक गंदी पट्टी से कसकर बांधे हुए रिंग की तरफ बढ़ रहा था। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रिंग का वह पुराना गौरव आज भी जिंदा था। घंटी बजते ही इगोर एक भूखे भेड़िए की तरह बोयका पर टूट पड़ा। उसने बिना कोई वक्त गवाए सीधे बोयका की टूटी हुई पसलियों पर एक के बाद एक मुक्के जड़े। बोयका के मुंह से एक चीख निकली और वह रिंग के कोने में जा गिरा। इगोर ने उसे बालों से पकड़ा और उसके चेहरे पर तब तक पंच बरसाए जब तक कि बोयका की एक आंख सूजकर पूरी तरह बंद नहीं हो गई और उसका चेहरा खून से सन नहीं गया। बोयका खुद को डिफेंड करने की हालत में भी नहीं था। इगोर ने बोयका को हवा में उठाया और एक भयानक बॉडी स्लैम मारकर रिंग के फर्श पर पटक दिया। रेफरी ने काउंटिंग शुरू कर दी। 1 2 3 4। बोयका की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने विक्टर की मौत का वो पल और एल्मा के वो आंसू और अपनी पूरी जिंदगी का संघर्ष याद आने लगा। 5 6 7। फर्श पर अपने ही खून के तालाब में लेटा यूरी बोयका जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। इगोर काज़मीर रिंग के कोने में खड़ा होकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगा था। जुराब कैबिन में बैठकर मुस्कुरा रहा था कि आखिरकार उसने बोयका का घमंड मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ठीक उसी पल बोयका के बंद होती आंखों के सामने अल्मा का वह रोता हुआ चेहरा आया। उसे याद आया कि वह यहाँ अपने किसी निजी गौरव या चैंपियनशिप बेल्ट के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह एक बेगुनाह औरत की जिंदगी और अपनी रूह की आज़ादी की भीख मांगने आया है। रेफरी ने जैसे ही कहा 8 9, पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला एक चमत्कार हुआ। बोयका की उंगलियां रिंग के कैनवास को चीरने लगी। उसने अपनी पूरी बची कुची रूहानी ताकत को एक जगह इकट्ठा किया और अपने दोनों हाथों के बल पर एक तगड़े झटके के साथ खड़ा हो गया। इगोर ने जैसे ही बोयका को दोबारा खड़ा देखा, वह गुस्से से पागल हो गया। वह आखिरी वॉर करने के लिए बोयका की तरफ लपका, लेकिन अब बोयका का शरीर नहीं बल्कि उसका फौलादी हौसला लड़ रहा था। बोयका ने 1 सेकेंड से भी कम समय में इगोर के पंच को चकमा दिया। रस्सियों का सहारा लेकर हवा में इतनी ऊंचाई पर छलांग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और हवा में घूमते हुए एक अकल्पनीय स्पिनिंग हील किक सीधे इगोर के जबड़े पर दे मारी। इस एक वार में इतनी भयानक ताकत थी कि इगोर के 2 दांत टूटकर हवा में उड़ गए। इगोर लड़खड़ाया, लेकिन बोयका अब रुकने वाला नहीं था। उसने इगोर के पीछे से दबोचा और अपनी टूटी पसलियों की परवाह किए बिना एक ऐसा गजब का जर्मन सुप्लेक्स मारा कि इगोर का सिर सीधे कंक्रीट जैसे फर्श से जा टकराया। इगोर की आंखें ऊपर चढ़ गई और वह वहीं बेहोश हो गया। यूरी बोयका ने तीसरी फाइट जीतकर इतिहास रच दिया था। पूरा हॉल बोयका के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, माफिया जुराब अपने वादे से मुकर गया। उसने चिल्लाकर अपने हथियारबंद गार्ड को हुक्म दिया, इस कमीने को यहीं रिंग में भून डालो, और खुद एल्मा को हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए पीछे के वीआईपी केबिन की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही एक गार्ड ने बोयका पर बंदूक तानी, बोयका के भीतर का शेर जाग उठा। उसने बिजली की रफ्तार से उस गार्ड की कलाई तोड़ी, उसकी बंदूक छीनी और क्लब की लाइट्स पर फायर कर दिया। पूरे क्लब में अंधेरा छा गया और भगदड़ मच गई। अब जो मंजर शुरू हुआ वह किसी कयामत से कम नहीं था। बोयका ने रिंग का एक भारी लोहे का पाइप उखाड़ लिया। वह अपनी पसलियां के असहनीय दर्द को पूरी तरह से भूल चुका था और जुराब के गुर्गों पर काल बनकर टूट पड़ा। वह गोलियां की बौछार के बीच लातों और घूसों से एक एक करके जुराब के दर्जनों गार्ड को मौत की नींद सुलाता चला गया। पूरा अंडरग्राउंड क्लब चीखों और खून से भर चुका था। बोयका लाशों के ढेर को पार करते हुए गोलियों से छलनी शरीर के साथ सीधे जुराब के वीआईपी केबिन का भारी दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है। अंदर जुराब खौफ से थर-थर कांप रहा था। उसने अल्मा की कनपट्टी पर अपनी लोडेड गन तान रखी। जुराब चिल्लाया, पीछे हट बोयका, अगर तूने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। बोयका के शरीर से लगातार
खून बह रहा था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, मानो वह हार मान रहा। जुराब को लगा कि उसने बोयका को बेबस कर दिया है और बस इसी एक सेकेंड के घमंड का बोयका को इंतजार था। बोयका ने अपनी चीते जैसी रफ्तार दिखाई। उसने पलक झपकते ही हवा में गोता लगाया और एक ऐसा तगड़ा साइड किक जुराब के मुंह पर मारा कि बंदूक हाथ से छूटकर दूसरे कोने में जा गिरा। जुराब ने भागने की कोशिश की, लेकिन बोयका ने उसे दबोच लिया। बोयका ने जुराब की आंखों में देखा और कहा, यह विक्टर का हिसाब है, और अपनी पूरी शरीर ताकत लगाकर उसने जुराब की गर्दन को इतनी बेरहमी से मरोड़ दिया कि पूरे कमरे में हड्डी टूटने की एक भयानक आवाज आई। जुराब की लाश फर्श पर गिरी पड़ी हुई थी। उसका पापों का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। अल्मा अब पूरी तरह आजाद थी। उसने रोते हुए बोयका की तरफ देखा, लेकिन तभी पूरे इलाके में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठी। जुराब के बचे हुए गुर्गों ने पुलिस को बुला लिया था। बोयका के पास खिड़की से भागने का मौका था, लेकिन वह जानता था कि वह एक भागा हुआ मुजरिम है और अगर वह भागा तो पुलिस अल्मा को परेशान करेगी। उसने अल्मा की तरफ देखा, उसकी एक आंख से आंसू टपका और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, अब घर जाओ। पुलिस के कैबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और दर्जनों बंदूकें बोयका पर तान देती है। बोयका किसी भी डर का विरोध के अपने हाथों को ऊपर कर देता है। जब पुलिस उसे हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए बाहर ले जा रही होती है तो बाहर लगी भीड़ में अल्मा खड़ी थी। उसकी आंखों में अब विक्टर की मौत का गुस्सा या नफरत नहीं था, बल्कि बोयका के लिए एक असीम सम्मान, इज्जत और शुक्रिया का भाव था। बोयका ने अपनी आजादी दांव पर लगाकर उसे नया जीवन दिया था। फिल्म के आखिरी सीन में कहानी सीधे कई महीने आगे शिफ्ट होती है। रूस की एक बेहद सख्त और अंधेरी मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल दिखाई देती है। यूरी बोयका एक बार फिर सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह पुराना क्रूरता, गुस्सा या पछतावा नहीं था। उसके चेहरे पर एक ऐसा असीम सुकून था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। उसे पता था कि भले ही उसका शरीर कैद है, लेकिन उसकी रूह अब विक्टर की मौत के बोझ से पूरी तरह आजाद हो चुकी है। तभी लोहे का भारी दरवाजा खुलता है और जेल का मुख्य गार्ड अंदर आता है। वह बोयका की तरफ देखता है और सम्मान से कहता है, बोयका, रिंग तैयार है, तुम्हारा मैच शुरू होने वाला है। बोयका अपने चेहरे पर उसी सिग्नेचर मुखार और अजय मुस्कान के साथ खड़ा होता है। वह अपने हाथों पर पट्टियां बांधता है और टनल से होते हुए रिंग की तरफ बढ़ता है। अपनी असली सल्तनत यानी उस खूनी रिंग के भीतर आज भी अजय और दुनिया का सबसे मुकम्मल फाइटर बनकर राज कर रहा था।